नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि रूबरू साहित्यकार, पत्रकार और कलाकार के लिए बनाया गया स्पेशल कार्यक्रम था। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच तीन नामचीन रंगकर्मी हैं। बताते चले कि उन्होंने सन 1990 ईस्वी से रंगमंच में अपना कदम रखा था और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि वो हमारे पूर्णिया के हैं, लेकिन पटना रंगमंच में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1990 से लगातार वो रंगमंच कर रहे हैं। और पत्रकारिता जगत की बात की जाए तो पत्रकारिता जगत में भी वो रंगमंच के माध्यम से आए। आपको याद होगा कि जब ईटीवी बिहार में दास्ताने जुर्म आता था तो दास्ताने जुर्म की शुरुआत इन्होंने ही किया था। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूं मणिकांत चौधरी जी का। तो मणिकांत चौधरी जी बहुत जाने माने रंगकर्मी हैं। न सिर्फ इनकी पहचान बिहार में है बल्कि पूरे भारत देश में इनकी अपनी एक पहचान है। इनके साथ ही हमारे बीच में रमेश सिंह जी हैं जिन्होंने 1980 से रंगमंच में अपना कदम रखा है और तब से लगातार अब तक रंगमंच कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये रंगमंच में लेखन करते हैं और समीक्षा भी करते हैं। एक समीक्षक के रूप में देखा जाए, समीक्षात्मक जो लेखन इनका होता है रंगकर्मियों के लिए, रंगमंच के लिए, वो एक बेहतर है। तो आइए हम अब सीधे आपको उनसे मुखातिब करवाते हैं। हालांकि आपको जितना भी रोक करके मिलवाए हूँ, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच तीन महारथी एक साथ हैं। रंगमंच के जो नामचीन चेहरे हैं वो हमारे साथ एक साथ हैं। तो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। आपको बताते चले कि हमारे बीच, जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि आइडियलाइज के जो संरक्षक है मिथिलेश रॉय जी, जो वरिष्ठ रंगकर्मी सह आप यह कह सकते हैं कि सभी पत्रकारों के यहाँ पे वो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन करने वाले हैं। एनएसडीएन वो है हमारे बीच में। और ये सौभाग्य का बात है कि हमने 3 ही नाम लिया था, लेकिन हमारे बीच एक और हस्ती हैं और पूर्णिया के जाने माने हस्ती हैं। सत्येंद्र गोपी सिन्हा इनका नाम है, यानी गोपी भैया मैं कहता हूँ। तो गोपी भैया, जैसा कि पूर्णिया के तमाम दर्शकों को पता है कि पत्रकारिता जगत का एक नाम है ये, और रंगमंच में इनका काफ़ी योगदान है। इन्होंने रंगमंच से ही अपनी शुरुआत की थी और पत्रकारिता जगत में आज नाम है। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं हम इनसे। सबसे पहले हम मुखातिब होते हैं हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी जो एनएसडीएन हैं, उनसे मुखातिब होते हैं। इनसे जानते हैं कि आज के डेट में रंगमंच की दिशा और दशा क्या है। सर, आज के डेट में रंगमंच की दिशा और दशा क्या है और इसके विषय में बताया जाए। दिशा और दशा, इतनी जल्दी प्रश्न। खैर, आइडियलाइज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। रंगमंच काफ़ी उन्नतशील है। पूर्णिया का रंगमंच पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ के रंगकर्म को सब लोग सराहते हैं। यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर काफ़ी सारे सम्मान बटोर करके पूर्णिया को समृद्ध किया जा रहा है। रंगकर्म सबों को एक प्रेरणा देता है, अनुशासन, प्रेम, एक दूसरे से अच्छा संबंध बना। दशा अच्छी है तभी तो ये महोत्सव हो रहा है जी, और दिशा भी सुंदर है ताकि सही दिशा में इसका प्रारूप जो है देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, दशा और दिशा रंगकर्म की यहाँ पर पूर्णिया में अच्छी नहीं होती, तो आज ये महोत्सव नहीं मनाया जाता। और इसके बाद ही लगातार कई सारे कार्यक्रम हैं, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है। भरतनाट्य कला केंद्र, पूर्णिया रंगमंच, कस्बा सांस्कृतिक मंच, ऐसे काफ़ी सारी धमदाहा, काफ़ी सारी संस्थाओं का सहयोग लगातार मिल रहा है, जो दशा और दिशा दोनों को सुधारने में अपनी अहम भूमिका दर्ज कर रहे हैं। तो हमारे बीच पूर्णिया के जाने माने पत्रकार महोदय हैं। ये उनसे मैं बातचीत करता हूं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ को लेकर के। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ को लेकर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और जहां तक आपने पहले कह दिया कि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और कलाकार भी रहा, एक रंगमंच का कलाकार रहा, रंगकर्म से जुड़ा रहा लंबे समय तक। और जो बातें आती हैं युवाओं की बात, जैसा कि आपने कहा कि दशा और दिशा की बात है, तो निश्चित तौर पर 90 के दशक से लेकर हम आज तक की अगर बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव इस क्षेत्र में आए हैं। कुछ भटकाव भी हुए हैं कलाकारों में। सबसे पहले तो कलाकारों को तय करना होगा कि उनका एम क्या है, करना क्या चाहते हैं। कई बार भटकाव की स्थिति होती है,
वो मुंबई और अलग अलग हॉलीवुड बॉलीवुड के चक्कर में वो नाटक और कलाकारी करने चले आते हैं, लेकिन रंगकर्म एक समर्पण है। ये लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की चीज़ें, उनके दुख दर्द को मंच के जरिए, समाज की बुराइयों को मंच के जरिए पेश करते हैं, ताकि लोगों को साहित्य, संस्कृति और तमाम चीज़ों से ज़िंदगी उनकी बेहतर हो सके। लेकिन भटकाव की स्थिति जब आती है, इसमें कई लोग भटकाने वाले भी होते हैं कि सब्ज़बाग दिखाते हैं, जिस वजह से भी लोग परेशान होते हैं। इसमें भी शंका नहीं है कि यहाँ से कई कलाकारों ने उन जगहों पर भी अच्छी पकड़ बना ली है और अच्छी भूमिकाओं में वो फिल्मों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि सर सब इस क्षेत्र में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं? कुछ तो आते हैं रंगमंच में और बड़े जोश के साथ आते हैं कि मुझे रंगमंच करना है और मंच करके कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन फिर उनका जोश धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और रंगमंच वो छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक नैसर्गिक चीज़ है कलाकारी। ये आनुवंशिक भी आती हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से भी अंदर आती हैं, मतलब उसके गुण लेकर बच्चे आते हैं धरती पर, जिनका रुझान होता है कला के प्रति। ऐसे पढ़ाई नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के कलाकार बन जाएंगे, आपके अंदर वो सारी भावनाएं होनी चाहिए, उन चीज़ों को तभी आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आप अगर बिना उन चीज़ों के चले आए इधर, ठीक है, आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन एक सफल कलाकार के तौर पर आप बहुत दूर तक नहीं जा सकेंगे जब तक आपके अंदर कला के प्रति एक भावना नहीं होगी, एक जज्बा नहीं होगा। और वो जज्बा आपको बाय बॉर्न मिलता है, कलाकार जन्म से ही पैदा होता है। सर, ये बात आपने सही कहा। कहीं आप ये तो नहीं लगता कि कहीं आर्थिक वजह भी है जिसके वजह से कि कलाकार हट जाते हैं? बिल्कुल, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लाइफ सिक्योर एकदम बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप किसी भी तरह से जाएं। और अगर नाटक के लिए आप कहीं जाएंगे भी आयोजन करने के लिए, तो खर्च इतना ज़्यादा खर्च होता है कि उसके लिए आपको कोई स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। स्पॉन्सर के लिए फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, फिर वो अपना लाभ हानि देखेंगे। तो ये एक अलग संघर्ष है। तो अब कलाकार व्यक्तिगत रूप से जिंदगी बिताए या फिर अपने नाटक के लिए जिंदगी बिताए या घर परिवार को देखे, तो एक बड़ी समस्या आती है। सरकार इस दिशा में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अब तक जारी उनके द्वारा नहीं किया गया है कि जो कलाकार हैं, वो जो कलाकार जो पारंपरिक रूप से जो पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार के पास कुछ कुछ योजनाएं हैं, बट जो इस क्षेत्र से रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनके संरक्षण के लिए और उनके भविष्य को लेकर सरकार ने अभी तक किसी तरह का प्रयास नहीं किया, जहाँ तक मेरी जानकारी। तो आपके हिसाब से सरकार को कदम उठाना चाहिए रंगकर्मियों के? बिल्कुल। तो आइए अब सीधे मुखातिब होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि दास्तान जुर्म अगर आपने देखा होगा एक्चुअली बिहार में, तो दास्तान जुर्म उनके द्वारा ही शुरुआत किया गया था, वो कोई और नहीं मणिकांत चौधरी जी थे। और हमारा सौभाग्य है कि आज मैं इतने बड़े बड़े लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं उनसे। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप संक्षिप्त परिचय दे दें। आइडियल आइज न्यूज़ को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं पूर्णिया का ही बच्चा हूं। इसी कला भवन के ज़मीन पर मैंने बैठ कर के अपने नाटकों को सीखा है और क्या कहा जाए, आगे बढ़ने की कोशिश की है। बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। देखिए, जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि कलाकार की मजबूरी क्या है, कलाकार को कोई दिशा नहीं है। निश्चित तौर पे ये तमाम बातें तो हैं ही, ये शुरू से रहा है। कला एक ऐसा विधा है कि ये बिना संरक्षण का नहीं चल पाएगा, दरबारी चीज़ है ये। किसी न किसी व्यक्ति का इस पर हस्तक्षेप या आशीर्वाद ज़रूरी है और सबको ये प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे कलाकार अगर हैं नहीं, तो ये कला की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी कहा जाए, हजारों साल कहा जाए, तो से चलता आ रहा है। कोई ना कोई तो आखिर इसको देख रहा है। तो उसमें भूमिका किसकी आती है आखिर? अगर आज 30 साल 40 साल पहले गोपी जी कह रहे थे कि नाटक हुआ करता था, उस समय के लोग भी स्ट्रगल करते थे, आज भी कर रहे हैं। उस समय के में भी कोई कलाकार ही होगा, कुछ करके दिखाए होंगे, तभी तो वो चीज़ें दिखाई दी होगी। लोग ताली बजाए होंगे, उनका कार्यक्रम देखा होगा और वो किन्हीं न किन्हीं के द्वारा संरक्षण में हुआ होगा। उसमें से कुछ कलाकार होंगे, लेकिन उसी में उस समय ये कश्मकश है ना, ये समझ लीजिए कि
साथ साथ चलेगा। और ऐसा नहीं कि कोई आपको ला करके करोड़ रुपये दे देगा। तो इसमें सरवाइव कैसे करें लोग? देखिए, सरवाइव सबसे बड़ी बात है कि इसमें फिर आती है कि उस समय, जिस समय अभी हम हैं, अभी हम 5 लोग मान लिया गया, 5 लोग अगर हम लोग कुछ दिन करके हम लोग उसको सीनियर बन जाते हैं, अपने आप को हम सीनियर माना जाता है, सीनियर के आप सीनियर हैं। और निश्चित तौर पे हर दिन कोई ना कोई कलाकार आएगा, वो हमारे सामने बेचारा जूनियर होगा। मेरा कर्तव्य क्या होगा? मेरा कर्तव्य होता है, अगर 5 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोगों का एक ही माइंड कंसेप्ट होना चाहिए कि उसको अच्छे से दिशा दें। मेरे पास आए, हम कुछ बोल दें, उनके पास जाए वो कुछ बोल दें, उनके पास जाए वो कुछ बोल दें, कुछ नहीं यार। बस वो बेचारा जो कल होकर नाटक रियाज करना चाह रहा था, याद करना चाह रहा था, पता चला तीसरे दिन वो भूल जाएगा, तीसरे दिन वो रिहर्सल में नहीं आएगा। क्या हुआ? उसका टाइम गया, उतना वो बर्बाद हो गया। एक नाटक किया, कुछ नहीं है, कहाँ टाइम भटका रहे हो यार। अब हम ये बोल करके जो एक नाटक की तैयारी उसने की थी 2, 4, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल तक, वो सब खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं भी कि इसमें क्या है। आए हो तो कफन बांध लो, और नहीं तो आज के आज निकल जाए। अगर वो टिक जाएगा, अगर रॉ है तो गधा तो नहीं, कम से कम घोड़ा नहीं बन पाएगा तो खच्चर जरूर बन पाएगा, दौड़ने लायक हो जाएगा। हम में भी दोष है कि हमने अगर 4 आदमी को पैदा नहीं किया, हम सिर्फ हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, हम नाम कमा लिए, और हमने अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ नहीं दिया। हमारी कमजोरी, हम फेलियर हैं, वो फेलियर नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? कहीं भी हमारे संस्था में आया, हम उसको तोड़ के रख लिए। अब वो सोचते हैं कि मेरी जागीर है। वो अगर कल होकर के कोई दूसरी संस्था में जाना चाहेगा तो उसको हम एकदम दिशा नहीं देते हैं, बात नहीं करने देते हैं, या कुछ वैसा माहौल। भाई ऐसा कर, तू मेरे पास भी काम कर, मेरा कमिटमेंट निभा, और तुमको अगर इसी फील्ड में काम करना है तो दूसरे के पास में भी जा, काम कर, अच्छे से कर, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ, लेकिन तू यही कर। लेकिन अब उसमें क्या होता है ना कि आपने अभी कहा कि मेरे साथ भी काम कर, दूसरे संस्था में भी काम कर, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि अगर जिस संस्था से कलाकार जुड़ते हैं और दूसरे में जाकर काम कर लेते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है कि तुम वो संस्था में काम नहीं कर सकते। तो इसको लेकर के आपको यही पॉइंट पे मैं आ ही रहा था। मैं क्या कहा इसके पहले कि हम सीनियरों की ये जिम्मेवारी है कि हम एक ही भाव से उसको समझा दें कि बेटा, अगर जिसके पास तुम पहले गए हो, पहला उसका कमिटमेंट निभा दो, तब मेरे पास आओ। अगर हम दोनों सीनियर सही हो जाएंगे तो बंदा भागेगा ही नहीं ना, उसमें वो गुण चला जाएगा कि एक डेडिकेशन भी एक डिसिप्लिन है। हम ये चीज़ पैदा ही नहीं कर पाते हैं, वो जाएगा ही नहीं। हम तो उसको देखिए, घोड़ा को अगर बांध के रखिएगा ना, ज़्यादा तो रस्सी तोड़ेगा, छोड़ के थोड़ा ढील दे के देखिए ना, वो खुद घूम के चलाएगा। तो ऐसा प्रशिक्षण, ऐसे प्रशिक्षित कलाकार को पैदा करें ना हम। कमी यहाँ हो रही है। अगर वो हमारे साथ रेगुलर काम करेगा, जिसके साथ भी, मेरे साथ काम कर, अगर मुझ में भी ये ताकत होनी चाहिए कि अगर तुम उसके पास गए हो ना, तुम जाओ उसी के पास जाओ, उससे पूरी तरह से सीख लो। मेरे पास फिर, क्योंकि छोड़ के नहीं जाना, ये छोड़ के जाने वाली जो प्रक्रिया है ना, न इधर के ना उधर के, इसी में कलाकार कहीं का नहीं रहता है। 10 साल गुजर गए, उम्र खत्म हो गई, अब उसको लगने लगता है कि मेरी शादी होगी, घर से तो शादी, विवाह, दबाव, परिवार का मामला होता है, उसी के चक्कर में 30, जहाँ 35 हुआ, 32 हुआ, बस रंगमंच छोड़ देता है। मैं 24 साल 20 साल की उम्र में रंगमंच पकड़ा था, आपके सामने आज तक रंगमंच कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं छोड़ा, मैं रंगमंच के लिए भागता चला गया, दिल्ली तक चला गया। अच्छा, एक थोड़ा सा जो है मजाकिया और तीखा सवाल कर रहा हूँ आपसे कि रंगमंच में जब आप जुटे थे और रंगमंच में जुटे तो आपको घर का क्या दबाव पड़ा और किस तरह से आपको ये कहा गया कि नहीं रंगमंच में नहीं करना? हाँ, निश्चित तौर पे मेरे बड़े भाई बोले अमिताभ बच्चन बनने निकला है, कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप पढ़ाई करो। तो देखिए क्या है कि वो मेरी अपनी ख्वाहिश थी। मैं बाकायदा, मुझे याद है कि मेरे सीनियर, मेरे मित्र अजय आनंद इसी जगह पे वो रंगमंच करते थे, तो मेरे प्रदर्शनी देखे थे वो पेंटिंग का, उन्होंने कहा कि चलिए रंगमंच करते हैं। फिर रंगमंच आया, उन्होंने के साथ एक नाटक किया, बस लग गई लग। अब उसके बाद में मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। मैं 3 बजे घर से झोला लेके यहीं आ जाता था, यहीं बैठा रहता था, हाँ यहीं सामने यहीं बैठा रहता था और रिहर्सल का इंतजार करता था। लोग नहीं आते थे तो फिर घर जाते थे, बुलाते थे, लेकिन रिहर्सल करके जाते थे 7-8 बजे। छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी, घर द्वार, बात विचार विवाद
कौन क्या बोलता है। हाँ, मेरे साथ मेरी माँ थी कि जो करेगा अच्छा ही करेगा, तो वो उनका विश्वास था। बाकी भाई लोग, पिताजी उनकी अपनी, वो अपने ये क्या कहते हैं कि वो अपना सही थे अपनी जगह पे कि कुछ करना उनको पता नहीं, तो कैसे कोई आदमी को पता ही नहीं रहेगा कि ये रंगमंच क्या है, तो कैसे वो सपोर्ट करेगा। वो तो देखा है, एसएससी देखा है, बैंक देखा है, रेलवे देखा है, वो हमको रंगमंच में कैसे ना देगा। तो मेरा अपना विश्वास था, तो मैं क्या किया कि छोड़ा नहीं, मैं कंटिन्यू काम करता रहा। यहाँ नहीं पेट भरा तो मैं दिल्ली भाग गया, दिल्ली में रंगमंच करता रहा। वहाँ भी मीडिया का काम मिलता था, लेकिन हमारी संस्था में ऑर्डर नहीं था कि आपको मीडिया में जाना है। तो वो संस्था में मैं जुड़ा था, वो संस्था इतना डेडिकेटेड था कि मीडिया में हर कलाकार को जाने की इजाज़त नहीं थी। आप रंगमंच के लिए आए हैं, गांव से आए हैं, तो रंगमंच कीजिए, पहले कुछ कीजिए। तभी 90-95 का जो दौर था, सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था दिल्ली में, उसके कई सीरियल्स, टेलीफिल्म्स के ऑडिशन हुआ करते थे। तो आता था कि भाई अपने कुछ कलाकारों को भेज दीजिए। हमारे डायरेक्टर अरविंद गौड़ जी का ये सख्त मनाही था कि कोई नहीं बंदा जाए, नहीं जाते थे, क्योंकि इतना टाइट रिहर्सल, इतना टाइट पढ़ाई, इतना टाइट सब कुछ शेड्यूल प्रोग्राम, तो वहाँ तो मौका भी नहीं मिलता था। और एकमात्र अभी तो ऐसा है कि ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप आ गया ना, ये बर्बाद कर दिया। तुरंत बैठे बैठे आ जाता है कि ऑडिशन है, और लड़का रिहर्सल कर रहा है, ध्यान चला गया उसका ऑडिशन में, अब खाक करेगा रिहर्सल। हम लोग के सामने एकदम घोड़ा का तरह टफ था कि सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही दिखाई पड़ता था। धूप में ही छत पे कूद रहे हैं, रिहर्सल वो कनॉट प्लेस पे होता था, हजारा फर्नीचर के ऊपर में, सुपर मार्केट के बगल में। वहाँ धूप में ही 4 बजे हम लोग को उछलना पड़ता था, उछल रहे हैं। एक्सरसाइज 2 घंटे का था, और 9 बजे रात तक रिहर्सल था। जब तक 2 घंटा एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो आपको रोल ही नहीं करने मिलेगा। ये सब सारी डिसिप्लिन थे, तो हम लोगों ने वो सारी चीज़ों को फॉलो किया, क्योंकि लगा कि नहीं, यहाँ कुछ करके दिया जा सकता है। आज वही डिसिप्लिन शायद लेकर काम कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और रंगमंच कर रहा हूँ तो रंगमंच में एक दिशा दिख रहा है। कौन कहता है कि बेरोजगारी, कौन कहता है? आप सीखिएगा ही नहीं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ। तो रंगमंच आप प्रोफेशनल आपको कहाँ से बनने देगा भाई साहब? एक ऑडिशन ढंग से दे नहीं पाइएगा और कहिएगा हमको रोल नहीं मिलता, हम तो इतना 10 साल आपने काम किया, 10 साल में कितना किया? 10 साल में कितना नहीं 10 साल में अगर 1 घंटा भी प्रतिदिन किया तो उसको 10 साल से इंक्लूड कीजिए। लेकिन 10 साल में आपने 1 घंटा किया, अब फिर 2 महीना घर में सो गए, तो 1 घंटा को 2 महीना को हटाते चले जाइए। वो घंटा काउंट कीजिए कि आपने जीवन में रंगमंच को कितना समय दिया। आपने सिर्फ रंगमंच को छुआ, यहाँ करके रंगमंच में बैठ गए, 2 घंटा गप कर लिए, फिर घर चले गए। हम तो कह रहे हैं नाट्य संस्था में जाके हम समय गुजार रहे हैं। समय बंदे ने ऐसे बर्बाद किया है, तो रंगमंच को आप गाली दे रहे हैं। रंगमंच, अरे भाई आप गाना सीखते हैं, यही क्या थे, घोष जी थे, जिन बच्चों को सिखाते थे। तो भाई गाना में क्या होता है, यहाँ 1 घंटा रियाज कीजिए, एक आपको बंदिश दे दी गई, घर में जाकर के आप रियाज कीजिए। जब तक 2 घंटा आप रियाज नहीं कीजिएगा, वो बंदिश दूसरे दिन आप सुना नहीं सकते हैं। तो रंगमंच में 2 संवाद है कि हम औरों के जीवन से और भी कुछ समझ सकते हैं। अच्छे से बोल के दिखा दो बेटा, वो टैं पाँव कर रहा है, तो वो खाक सीखा, वो रंगमंच को बदनाम कर रहे हैं आप। आपने सीखा ही नहीं रंगमंच को। देखिए ये बात बेकार की बात है कि रंगमंच कुछ नहीं देता है, रंगमंच में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, रंगमंच में पैसा नहीं है, सब बकवास है। रंगमंच जो करेंगे अच्छे से, उनको दिशा मिलेगा और वो व्यावसायिक भी बनेंगे। आपने कहा कि रंगमंच में पैसा है, जबकि अभी इन्होंने कहा कि बिहार सरकार से पैसा मिलना चाहिए और रंगकर्मियों को सहयोग मिलना चाहिए। अब मैं सीधे आपको लेकर आता हूं कि ये भारत सरकार के द्वारा सैलरी ग्रांट भी आता है, रेपेट्री भी आती है, लेकिन आपको पता है कि कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं जो 4 आना आहा 12 आना स्वाहा करते हैं और रंगकर्मियों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है। सुनिए, मैं क्या फिर बताया, फिर उसी चीज़ को दोहराना चाहूँगा। अगर आप मुझे 10 मिनट, अगर मुझे यहाँ पर ताकत है 10 मिनट लगातार बोलने का, मैं इनको 10 मिनट में कोई कंसेप्ट समझा दूँ। ये हमारे जो है ना, देखते हैं सामने जो खड़े हैं, ये हमारे लिए भगवान है। कैमरा घुमाइए इनको, जैसे घुमाइए। ये दर्शक ही रंगकर्मियों के लिए भगवान होता है, ये कह रहे हैं, ये दिखाइए जरा। भगवान है। अगर मैं कलाकार हूँ, इनको समझाने में अगर मैं कामयाब हो गया 10 मिनट, और मैं इनके सामने ये गमछा पसार दिया कि भैया दिखाइए, जैसे दिखाइए कि कला कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आपको बहुत अच्छा चीज दिखाया है ना। 2 लाइन दिखाता हूँ। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने देखा निशस्त्र दिन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। अगर मैं ये समझाया, एक अच्छा सा रोल लगा भैया, अश्वत्थामा का रोल है, महाभारत के का किरदार है ये, वो आप समझ जाइएगा। अरे हम आपसे 2 रुपया मांगेंगे, क्या आप हमको इस कलाकारी के लिए 2 रुपया नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा?
छक्का जो आता है, अरे हेलो हेलो, ऐसे करके आपसे पैसा छीन लेता है ना। और हम कलाकार जो आपके सामने कलाकारी करेंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे, आपको कुछ दिखाएंगे, इतिहास की बात दिखाएंगे, एक किरदार उसमें अच्छा सा दिखाएंगे, आप हमको 10 रुपया नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? देख के दिखाइए, 2 रुपया, 1 रुपया दीजिए, 1 रुपया सिक्का दीजिए। ये दिखाते हैं, ये देते हैं लोग। ये आपने बहुत ही अच्छा कहा और जो है आपने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा सवाल ये था कि ठीक है, आप इनके बीच में जाते हैं, आप अपने कला को प्रदर्शित करते हैं और इनके द्वारा आपको आर्थिक सहयोग मिल भी जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहयोग आ रही है, जो आ रहा है रंगकर्मियों को, उसका क्या होता है श्रीमान? उस पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। क्या है कि आप कोई भी काम करते हैं ना, इसमें एक ये है, सीढ़ी है। आज हमारे सामने बड़े भाई यहाँ पर हैं, मिथिलेश राय जी। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीत नाटक का अवार्ड लेने के लिए। ये अब इनसे पूछा जाए कि ये अवार्ड क्या ये रंगमंच में आते ही मिल गया इनको? क्या सर, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। सर, मैं आपसे फिर से मैं आ रहा हूं, आप मुझे दिग्भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुझे प्रश्न याद है, ऐसा मत कीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि आपको ये अवार्ड क्या रंगमंच में आते ही मिल गया सर? नहीं, मैं 75 से ही रंगमंच कर रहा हूँ। करेक्ट, बस इतना ही था उत्तर मुझे जानना था। 75 जिस समय मैं शायद 5 साल, मेरा जन्म 70 का है, 5 साल का होगा तब ये रंगमंच में शुरू हो चुके थे। सोचिए, अब जो आदमी 75 से रंगमंच करेगा वो एक अवार्ड के काबिल नहीं होगा? कम है अवार्ड, ये कम है। अभी और इनको ऊपर मिल जाना चाहिए अब तक में, लेकिन चलिए जो मिला अब तक में संतोष से कुछ तो मिला। सरकार ने जाइए, आप कह रहे थे बात की प्रोफेशनल ग्रांट की बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मैंने अभी क्या दिखाया, एक अभिनय आपने दिखाया प्रैक्टिकल करके जी। ये इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करना हुआ होगा? मैं इसको करने के लिए मैं अभ्यस्त हुआ होऊंगा, यानी मैंने मेहनत की होगी, मैंने ट्रेनिंग ली होगी सर, है ना। इतना सही दिखाने के अभी मैं अचानक से भाई लोग के सामने खुल के बात किया, इसका भी एक अभ्यास चाहिए, एक रिहर्सल चाहिए, एक ताकत चाहिए, एक अपने अंदर का कॉन्फिडेंस चाहिए। एक सीढ़ी हो गया। इस सीढ़ी के बाद जब आप मानने लगते हैं कि हम एक कलाकार के रूप में उगने लगे हैं, हो गए नहीं, कलाकार नहीं हो गए, तो कभी कलाकार नहीं हुआ है, मैं अभी तक नहीं हुआ हूँ। कलाकार कोई नहीं हो सकता, कोई बड़ा नहीं कलाकार, मैं तो अभी सीख रहा हूँ भैया। हाँ, मुझे कुछ आने लगा है, यानी कि मैं दर्शकों को अपने और आकर्षित करने की मतलब क्षमता उत्पन्न कर लिया हूँ। तो मुझे लगता है कि एक सीढ़ी मैंने चढ़ा। अब क्या है, इस सीढ़ी के बाद अब आपको लगता है कि इससे एक स्रोत तो ये हो गया कि हम कलाकार अगर पैसा कमाना चाहे ना, तो हम 10 मिनट का नुक्कड़ करके भी डेली बटोर लेंगे पैसा। पहला कॉन्फिडेंस, भूखा नहीं मरिएगा। अब रही बात की स्रोत क्या है, स्रोत है सरकार है। आप अपना थोड़ा बुद्धि अप्लाई कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं ना जी, आप रंगकर में आते हैं तो पढ़ लिख के आते हैं ना, MA कुछ भी तो पढ़ के आते हैं, BA IA कुछ भी करके आते हैं, यानी कि आप मेरे साथ अभिनेत्री जो आई है पटना से, लाडली राय, उसकी उम्र लगभग अभी बहुत कम है, लेकिन वो अभी संस्था बना करके 3 साल होने जा रहा है उसका, मेरे साथ काम कर रही है, साथ मेरे रेपेट्री में, लेकिन वो अपनी संस्था ही बना ली और कल होकर के वो रेपेट्री खुद की इंडिपेंडेंट हो जाएगी। क्यों? वो दिमाग लगाई, वो सिर्फ मेरे साथ झूल के नहीं रही, वो मेरे साथ ही काम नहीं कर रही है, वो अपना भी दिमाग लगा रही है। कल होकर के वो इंडिपेंडेंट खड़ी हो जाएगी, हमारी कल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बन गई, वो रेपेट्री के मालिक हो जाएगी, प्रोडक्शन ग्रांट उसके खुद आएंगे, वो 4 कलाकार को खुद रख सकता है। तो कलाकार को खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए, ग्रांट देने के लिए, और सुनिए बता रहा आपको, प्रश्न का पूरा कर दे रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना कि मठाधीश फलना ढंग का, कोई नहीं बैठा हुआ। आप में ताकत होनी चाहिए ग्रांट लेने की। आप अच्छे से फाइल भरना नहीं जानिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप फाइल में कमी छोड़ दीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अरे जानिए तो फाइल कैसे बनता है, अच्छे लोगों के पास जाइए जो उसको प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जाइए वहाँ पे, आपको वो बताएंगे। आपका पूरा करिकुलम पूरा होना चाहिए, आपने संस्था के साथ 3-4 साल काम किया होना चाहिए, उसका पूरा एविडेंस चाहिए, पेपर चाहिए, कटिंग चाहिए, फोल्डर चाहिए, टिकट चाहिए, उसको फाइलें पूरा बना के दीजिए और भेजिए मंत्रालय को। देखिए मुझे लगता है कि आपको इसलिए मेरा ये सवाल तीखा लग गया, चूंकि रेपेट्री आपका भी चलता है, माफी चाहूंगा। तीखा नहीं लगा, मैं ये कहा कि दिशा बताया। हाँ, मेरी जो लेकिन सर मैं आपको, ठीक है आप अपने जगह सही हैं,
हाँ, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि बहुत सारे लोगों के आर्टिस्टों से ये सुनने को मिला है कि हमें पैसा आएगा रेपेट्री में तो हमें डायरेक्टर को इतना देना है। इन बातों में सत्यता कितनी है ये आपसे मैं जानना चाहता हूं। करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये देखिए हर फील्ड में ये आपके हम शरीर है ना, हमारा शरीर में क्या खून ही है क्या? शरीर तो सिर्फ का सिर्फ इस शरीर में सिर्फ खून ही है। अभी आपको चीरा फाड़ा जाए तो खून, पीप, मवाद, मैला, पेशाब सब कुछ निकलेगा और हम इसको लेकर चलते हैं। कभी भी कितना आदमी सुबह में लेटरिन बाथरूम कर ले और कह दे कि हम निवृत्त हो गए हैं, उसके अंदर लेटरिन रहता ही रहता है। बहुत बढ़िया बात है ना? इसी प्रकार से समाज है। समाज में इसी प्रकार से खून वाला आदमी, लेटरिन वाला आदमी, थूक वाला आदमी, खखार वाला आदमी, वो हर प्रकार का आदमी है और हम भी एक आदमी हैं। हर प्रकार का मिक्सअप आदमी है। इस समाज को आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर, जिस तरह से आप अपने शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते, उसी प्रकार से समाज के इन वर्गों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका ताकत चाहिए कि आप इनसे अच्छी चीजें कैसे ले लें। हाँ, अब इसमें से कुछ मवाद वाले लोग भी अपनी चीजों को दुकानदारी चला रहे हैं, जो बाकायदा वो दुकानदारी बना लिए हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनसे आधा दिया आधा लिया। उसमें क्या हो रहा है कि जो नीडी आदमी है, जो नीडी कलाकार है, जो जरूरतमंद कलाकार है, उसको चीजें नहीं मिल पाती। तो खैर वो मेरी टेंशन नहीं है, देना है सरकार को। सरकार उसको दे रही है तो वो सरकार जाने। यहाँ पे रोकूंगा सर। आप करें कि ये मेरी टेंशन नहीं है, अगर ये आपकी टेंशन नहीं है तो ये दुकानदारी कैसे बंद करे? देखिए, अब सरकार को तो हम नहीं लिख के दे सकते हैं ना कि ये खराब आदमी है। हमारी क्या ताकत है? सरकार की टीम है इतनी बड़ी, जांच आती है, मामूली जांच है रेपेट्री में। आप जानते हैं कितनी जांच है? हर साल 4-5 जांच होती रहती है, इंक्वायरी होती रहती है। वो फेसबुक, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। वो हर पूर्णिया का आप कोई भी रेपेट्री खोल लीजिए, उसको पता है कि क्या हो रहा है। मंत्रालय को पता है, उसके पास पूरा सिस्टम है। हम कौन होते हैं कि हम जाके सरकार को बताएं? हम जैसे ही कोई लिख के देंगे कहेगा कि यही सबसे बड़ा गुंडा है, यानी सबसे पहले आप ही कह जाते। हाँ, तो हम क्यों? उसके पास सिस्टम, वो पता करे ना। मेरा काम है कि मैं भी एक कर्ता, मैं क्या कहते हैं कि क्या उसको, मैं भी एक आवेदक के रूप में खड़ा हो जाऊं कि भाई मुझे भी चाहिए। हर कलाकार को यही चाहिए कि सरकार से अपना याचना करे, याचक के रूप में। आर्थिक इन मुद्दों को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा इनसे खींचातानी में बात कर लिया। तो बहरहाल इन मुद्दों को लेकर के हमारे बीच जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं वो क्या कहेंगे और जो वरिष्ठ रंगकर्मी महोदय हैं उनका क्या कहना, आइए इनसे विचार जानते हैं। तो सर, आप इन मुद्दों को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो मणिकांत जी ने जितनी बातें कही हैं, सरकार की तरफ से जो रेपेट्री को सुविधाएं दी जा रही हैं, और आपने भी कहा कि मठाधीश वाली बात, जब तक हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा तो ऐसी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। चलेंगी, कुछ आगे तक चलेंगी, फिर ठगी के शिकार जब अपने आप को समझेंगे तो फिर वो जाएंगे दूसरी तरफ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जैसे मणिकांत जी ने कहा कि हम लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, और मिथिलेश दा ने भी कहा कि बहुत लंबे समय से 75 से काम कर रहे हैं, 72 से। तो क्या है ना कि कई कलाकारों को इन्होंने तैयार किया होगा, दोनों आदमी ने। लेकिन जब कलाकार अपने आप में कुछ तैयार हो जाता है, जैसा कि मणिकांत जी भी कह रहे थे कि वो कलाकार समझने लगता है, तो पैर खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। आप तैयार करिए और दूसरा उसको प्रलोभन दे करके लेके चला जाएगा, चाहे वो जिस भी तरीके से हो। और आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी के आंख पर लोभ का या लालच का पर्दा आ जाता है तो फिर आगे कुछ नहीं दिखाई देता है, चाहे वो किसी भी तरह का लोभ लालच हो। जब तक पूर्ण रूप से समर्पण की भावना नहीं आएगी, चाहे वो स्टेज थिएटर हो, नुक्कड़ नाटक हो, रंगमंच हो, कुछ भी हो, तब तक उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और हमेशा से इनके जैसे निर्देशकों को, इनके जैसे कलाकार को बनाने वाले लोगों को जीरो से शुरुआत करनी पड़ती होगी हर एक कलाकार को तैयार करने के लिए। कलाकारों को उनके फ्यूचर के लिए एकदम स्पष्ट होना चाहिए उनका कि भाई हमको करना क्या है। जब तक वो नहीं होगा ये स्थिति बनी रहेगी, ठगी के भी शिकार होंगे, क्योंकि वो लालच का पर्दा पड़ेगा तो ऐसे लोगों के पास जाएंगे जहां वो लेन देन की बात होगी, कुछ सेटिंग की बात होगी, शॉर्टकट की बात होगी। तो इन चीज़ों से अलग हटकर अगर समर्पण है कि हमको रेपेट्री करनी है, थिएटर करना है, स्ट्रीट थिएटर करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है आगे बढ़ने से। इस संदर्भ को लेकर के देखिए, मुद्दा आके टिक जाता है आर्थिक मसला पर। रेपेट्री को 6,000 रुपये पर कलाकार मिलता है,
6,000 में उसको 4 घंटे मिनिमम जो है रिहर्सल करना है, ये आदेश है। 6 घंटा में 6,000 रुपया जो है मजदूरी भी नहीं मिलता है। मजदूरी मिलता है डेली का 700 800, और कलाकार को कितना मिलता है तो उसका हिसाब देख लीजिए। 200 रुपया पड़ा, तो 200 रुपया में कलाकार खटता है, एक बात। दूसरी बात कि आर्थिक मुद्दे की जहाँ तक बात आती है तो सरकार वोट बैंक खोजती है। कलाकार जो है मेढक है, वो एक तुला पर नहीं रहेगा। तो सरकार ने खोला है कई जगह, ऐसी शुरुआत की है। न्याय मित्र है, शिक्षा मित्र है, बहुत सारे मित्र इस तरीके से खोले हैं, लेकिन कलाकारों के लिए कोई सोच ही नहीं है सरकार के पास। हर बार हर नया मंत्री आता है, शगुफा छोड़ता है और वापस अपने दुबड़े में समा जाता है, और सत्ता बदल जाती है, फिर पुनर्मुस को वही हाल होता है। अभी पूर्णिया में ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिले में ऑडिटोरियम बना कलाकारों के काम करने के लिए, और वहाँ कौन जाएगा कलाकार काम करने? 35,000 रुपया महीने, 35,000 रुपया एक दिन का लगता है। कौन कलाकार वहाँ जाएगा? आर्थिक मुद्दे का हल कैसे निकलेगा? कहाँ से उतना पैसा लगेगा कि वो हॉल बुक करेगा? तो सरकारी काम काज के लिए वो बन गया है। तो ना ही कोई शिक्षा मित्र की तरह कला मित्र होना चाहिए। संगीत का इतना नाम हो रहा है, हर जगह विद्यालय खोला जा रहा है। अभी नृत्य कला मंदिर में भी इसकी घोषणा हुई है कि नृत्य कला मंदिर को जो है वो संगीत विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यहाँ पर संगीत की शिक्षा लेने वाले प्रयागराज से लाते हैं डिग्री या डिप्लोमा, लेकिन यहाँ पर एक भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तर्ज पर एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, जबकि बगल में बनारस में हो गया, मंडी में हो गया, भोपाल में हो गया, यूपी में है, लखनऊ में है, तो ऐसे तमाम जगह पर हैं। और हम बिहारी कलाकार जितने भी हैं कितने दिनों से आशान्वित हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं पटना से लेकर के पूर्णिया तक, लेकिन एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो जब तक कोई ट्रेंड नहीं होगा, कलाकार बॉर्न होता है, उसमें वंशानुगत आता है, लेकिन बहुत होते हैं जिसको प्रकृति प्रदत्त कला मिलती है। तो प्रकृति प्रदत्त कला मिले या वंशानुगत वो हो, चाहे वो ट्रेनिंग लेकर के हो, तो ट्रेनिंग लेकर के क्या होता है कि लड़का परिपक्व बनता है, उसके तमाम चीज़ों को समझता बुझता जानता है, तब वो अगर फील्ड में आता है तो पैसा अर्न करने में उसको परेशानी नहीं आती है। तो आर्थिक अपने तरीके से ट्रेनिंग लेकर के हो या वंशानुगत हो या बड़े निर्देशकों के साथ काम करके हो, अनुभव बटोर करके अगर क्षेत्र में काम करता है तो वो तो अपना रोजी रोटी चला लेगा, लेकिन अपने परिवार का वहन कैसे करेगा? इसके लिए आवश्यक है कि सरकार उस पर ध्यान दे। सरकार एक जरा ध्यान नहीं देती है। सरकार हमारी कतई निकम्मी है, उसने ये सोचा ही नहीं कि कलाकार के लिए भी कुछ करना है। शिक्षा मित्र बना दिए, पंचायत मित्र बना दिए, और मित्र बनाए जा रहे हैं, और कला मित्र भी बनाओ। स्कूल और कॉलेज में थिएटर वालों को नौकरी दो, तब तो लोग प्रमोट होंगे। नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा 2 दिन काम करते हैं, स्टार समझने लगते हैं अपने को, निकल जाते हैं मुंबई, दिल्ली, पटना, कैसे काम होगा? या फिर वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लोग उसको फिर बैकआउट कर देता है। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए, नवागंतुक कलाकारों को अनुमोदित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है ये, कलाकारों की नहीं है नाकामी। हमारे बीच रमेश सिंह जी हैं, बहुत देर से हैं, मैंने इनसे अभी तक बातचीत नहीं किया। ये सन 1980 ईस्वी से रंगमंच कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर आप रंगमंच को लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे? कि रंगमंच जो है पहले भी समृद्ध था, आज भी समृद्ध है, और आने वाला समय में भी समृद्ध रहेगा। क्योंकि अगर समृद्ध रंगमंच नहीं होता तो आज पूर्णिया में नाट्य महोत्सव नहीं होता। क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार रंगमंच पर आया हूँ, और मैं उस पटना 1980 से रंगमंच कर रहा हूँ, तो रंगमंच आज भी समृद्ध है। देखिए, अभी जैसा मिथिलेश बड़े भाई साहब ने कहा कि रंगकर्म थे और पत्रकारिता में आ गए, तो इनके आगे का जो लाइन है वो ये है कि मैंने रंगकर्म के लिए पत्रकारिता की। क्या बात! रंगकर्म के लिए कुछ भी करके अगर रंगकर्म कर रहे हैं तो रंगकर्म समृद्ध होगा, और कम से कम हम यहाँ तक सफर कर पाए हैं, आगे भी इच्छा रखता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार इस बात को भी काटूंगा, मैं बार हर चीज मैं सरकार के माथे पे क्यों थोप दूं? मैं काट रहा हूँ यहाँ बात। अच्छा जी, हर चीज को ने सरकार, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे कुछ कहने में गुरेज नहीं है। अभी प्रशिक्षण, रंगकर्म सब कुछ किया मैंने। अभी हाल में मेरे मन में इच्छा हुई, चूंकि मैं
सीनियर फेलोशिप मुझे मिल गया 2017 में। तो फेलोशिप मिला तो मुझे लगा कि नाटक का डिप्लोमा वगैरह मंडी से किया ही है, नाटक किया ही है, और सीनियर फेलोशिप मिल गया है, तो मुझे एक एमए की डिग्री भी ले लेनी चाहिए नाटक में। तो बिहार में कहाँ मिलेगा भाई? तो दरभंगा में गया, दरभंगा विश्वविद्यालय में। तो मैं भी जा करके आवेदन दिया और मेरा भी नाम वहाँ एडमिशन में हो गया। मैं भी वहाँ नाट्य शास्त्र का छात्र बन गया। अब जब वहाँ कक्षाएं शुरू हुई, उसमें 30 छात्र थे, 20 को मैं जानता नहीं था। परिचय लिया, भाई साहब आपका रंगमंच का इतिहास, तो इच्छा थी कि रंगकर्म में एडमिशन लें और नाट्यशास्त्र से एमए करें, तो हम आकर के एडमिशन ले लिए। तो यहाँ का डॉक्यूमेंट कैसे पूरा है? यानी रंगमंच से कोई लगाव नहीं था। सुनिए कहानी सुनिए, यहाँ कैसे आ गए? तो 4 को लगता है वो प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र इधर उधर से बनवा करके हमने यहाँ दे दिया। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था ही, यही दोनों बेस पे यहाँ होता है एडमिशन। क्योंकि 160 सीट है और 30 बच्चा जा रहा, तो वहाँ इंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, वो तो ऐसे ही ले लेता है, डायरेक्ट ले लेता है। अब बताइए तो करते क्या है भाई? तो कंट्रोल चलाते हैं। अच्छा अब मैं बताऊं, मुझे शर्म आने लगी कि उसके साथ में मैं बैठा हुआ हूँ। मैं 30 साल रंगमंच करके आया हूँ एमए करने के लिए, और कंट्रोल चलाने के वाले कंट्रोल चलाने वाला व्यक्ति मेरे साथ एमए का, और दोनों को साथ में डिग्री दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये देखिए मिथिला विश्वविद्यालय से एमए के छात्र हैं ड्रामा में। और वही लोग, मेरे पास में ग्रुप है पूरा। आप बोल रहे थे भाई साहब कि नौकरी क्यों नहीं मिलती, अच्छा ही नौकरी नहीं मिल रही है। एमए का डिग्री लेकर कंट्रोल चलाने वाला व्यक्ति नाटक का शिक्षक बनेगा जाकर के। आप बताइए, आप एनएसडी से हैं, आपके एनएसडीएन कोई बैठे हुए हैं आज के डेट में? हम कोई बता दीजिए। हैंड टू माउथ है कोई भी एनएसडीएन? क्यों नहीं है? क्योंकि कड़ा प्रशिक्षण है उनके पास में। उनको जरूरत नहीं है नाट्य शिक्षक बनने की, और नाट्य शिक्षक बनने जाएंगे वो तो 10 पैदा कर रहे हैं डेली। क्योंकि इतना अंदर भर लिए हैं ना एनएसडीएन अपने आप में कि खड़े खड़े 10 शिक्षक पैदा कर देंगे। कहने का मतलब ये, जो आदमी अपने आप में भर लेगा उसको नौकरी चाकरी, कलाकार नौकर बनेगा, यानी कलाकार डिपेंड अरे कलाकार तो उड़ता हुआ पंछी है, आजाद पंछी है, यानी वो डिपेंड नहीं हो सकता सरकार। गलत बात है। जो नौकरी का डिमांड करता है ना, वो बिल्कुल कलाकार है ही नहीं, कलाकार है वो कंट्रोल वाला है। जो मिथिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से एमए का डिग्री लेकर के, अरे भाई साहब जब वहाँ पे आते थे ना बाहर से, क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के लोग, परफॉर्मेंस देखने के लिए हर सेमेस्टर में आते थे। शुरू हुआ परफॉर्मेंस, ऐसे गया डायलॉग, ओपनिंग किया, भाग गया। क्या कलाकार है? क्या कलाकार है आपका? आपको एक डायलॉग 2 लाइन का याद नहीं है, एमए का डिग्री। और वो देखिए दुर्भाग्य की बात है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है मेरे बैच में, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। अब बताइए, और जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सागर जी आए हुए हैं यहाँ पे, बुलाइए उनको गोल्ड मेडल मिलना था, दे दिया गया, रातों रात चेंज कर दिया गया। वो भी भुक्तभोगी है। जो यहाँ आया है वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, और जो नहीं है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो यहाँ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है उसकी। सर जाने अनजाने में आपने बहुत बात कर दिया और कहीं पर उंगली उठाने का काम और क्या। एक अगर सरकार नहीं दे रही है नाट्य शिक्षकों को नौकरी, बहुत बढ़िया कर रहा है, एक भी सब काबिल व्यक्ति नहीं है। अरे जो अच्छा से एक्टर बन जाएगा, प्रशिक्षण देने के काबिल हो जाएगा, वो डायरेक्टर बन जाएगा, वो नौकरी मांगेगा, तो घूम घूम के नाटक का विस्तार करेगा। आप नौकरी चाहिए आपको? बहुत अच्छा क्यों देते हैं नौकरी बताइए? आप उस काबिल हो गए हैं। प्रशिक्षण देने के बाद बच्चों को तैयार करता हूँ, फिर बच्चा अलग अलग माहौल में जाकर के थिएटर करता है और मनी भी अर्न करता है। इसको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी में लोगों को आर्थिक मदद के लिए अनुसंधान साहब मैंने देखा है। राजीव राज हमारे यहाँ पे बहुत बड़े चित्रकार हैं यहाँ पे पूर्णिया के, है ना, वो नौकरी छोड़ के अब इंडिपेंडेंट कलाकार बने हुए हैं। वो कहाँ नौकरी करता है? तो सर ये बहुत बड़ा घेरा में इन्होंने आपको ले लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में मणिकांत जो है वो ब्रॉड विजन लेकर के बात कर रहे हैं। रंगकर्म को, नाट्य क्षेत्र को पूरा ऊपर उठा करके देख रहे हैं। हमें सरजमीन पर आना है। जो कलाकार पा लिए हैं सब कुछ,
जो कलाकार सब पा लिया है उसको नहीं चाहिए, लेकिन जो और जनरेशन तैयार होगा वो जब ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के बाद वो तो सर इनके अनुसार मैं कह रहा हूँ, इन्होंने सही कहा, तो उस कलाकार को अपंग बनाने का काम क्यों करेंगे आप? सर जितने आज मैं म्यूजिक की भी बात बताता हूँ, सुनिए सर, सॉरी म्यूजिक में ही बताते हैं, जो डिग्री खोजता फिरता है ना वो नौकरी के लिए ज्यादा प्रयास करता है। जो ओरिजिनल गायक है, जो सुबह 4 घंटा रियाज करता है, जो कलाकार है, बड़ा कलाकार है, परफॉर्मेंस देता है, वो कभी नौकरी के लिए खोजेगा नहीं तलाश, वो नहीं खोजेगा, नहीं खोजता है। लेकिन विद्यालय है, कॉलेज है, मैं बता रहा हूँ वहाँ तो विद्यालय कॉलेज में उन्हीं लोगों को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया जाता है फलाना, उसमें विद्यालयों में डिग्री की जरूरत नहीं है। आज तो आज सुनिए सर, आज शिक्षा का नया कानून 2020 जो दिया गया है, बता रहा हूँ, डिबेट है बहुत बढ़िया डिबेट। क्या उसमें दिया गया पता है आपको? कलाकारों के लिए खास तौर से जी, प्रशिक्षक में वो भी हो सकते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है, जो एक्सपर्ट है आप जैसे लोग, उनको बुला करके बाकायदा बच्चों को ट्रेनिंग देने की परमिशन दी जाएगी। कलाकार का अधिकार नहीं होता है। आज का शिक्षा का अधिकार में शिक्षा 2020 अधिनियम जो पास हुआ है उसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर मैं मुझे पता है कि मैं 2 घंटा बच्चों को ऐसे ही समझा सकता हूँ बिना किताब देखे, तो मैं प्रशिक्षक हूँ, उसका लेक्चरर बन सकता हूँ। उसमें डिग्री की कहाँ आवश्यकता पड़ती है? और जो डिग्री लेकर के वो बहाली खोज रहे हैं ना, वो कलाकार है ही नहीं, वो डिग्री समेटा है, खाली झूठ मत चुट्टा है वो। दोनों चीजें। तो बहरहाल ये आज का जो रूबरू था, ये रूबरू आज का बड़ा ही, तमाम ने जो बातें की, ये सोचनीय विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप देखें और इस पे सोचें, विचार करें, हमें कमेंट जरूर।